नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एन के सारण ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इन दिनों हम लेक्चर इन स्कूल एजुकेशन की जो परिणाम आए हैं, प्रोविजनल सूची आई है, उनको लेकर के डिस्कस कर रहे थे पिछले 1-2 दिन से। और कुछ वीडियोस मैंने ग्रेजुएशन के लिए और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी डाले थे। विश्लेषण के बीच में कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भेजा। एक बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा व्हाट्सएप के जरिए कि सर, जो ज्योग्राफी नहीं है, जिनकी ज्योग्राफी नहीं है, वो भी तो आपके स्टूडेंट है। उनके कहने का भाव ये था कि कभी हम पे भी तो ध्यान दिया करें। जो प्री बीएसटीसी, उस बच्चे ने लिखा प्री बीएसटीसी, वे पीटीईटी जो प्री बीएड के लिए टेस्ट दे रहे हैं, वो बच्चे भी तो कंपटीटर है। और उन्होंने ये भी लिखा कि सर, आप जो नींव है उन पे कंगूरा बना रहे हैं। तो मैं उस प्यारे विद्यार्थी को, हालांकि मैंने प्रेम से जवाब भी दे दिया, मैं ये सभी उम्मीद रखने वाले प्यारे विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूं कि ये सेशन हमने अभी शुरू किया है और हमारा जो टारगेट था वो नीडी बच्चों तक पहुंचने का था और हम धीरे धीरे पहुंच भी रहे थे। प्रत्येक विद्यार्थी मेरे लिए बहुत अहम है, चाहे वो ज्योग्राफी से है या किसी अन्य सब्जेक्ट से है। हाँ, अभी तक हमने जो चर्चाएं ज्योग्राफी के लिए की थी, आज मैं उन बच्चों के लिए ये सेशन लेकर के आया हूं जो अभी अभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर उतर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा के एग्जाम में उतर रहे हैं, या तो अभी तक उन्होंने 12th लेवल तक का एजुकेशन लिया है और वो बीएसटीसी के एग्जाम में उतर रहे हैं, या जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया है वो बीएड करना चाहते हैं तो उस एग्जाम में उतरना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए मैं एक छोटा सा सेशन लेकर के आया हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप अभी अभी पहली बार एक बहुत बड़ी कंपटीशन एग्जाम में उतर रहे थे। पीटीईटी वालों के लिए तो थोड़े दिन पहले एक ये डर भी पैदा किया गया कि अभी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और उसके बाद में ये डर खत्म कर दिया गया कि अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चाहे हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एक प्रतिस्पर्धी है आपसे। अभी तक कक्षा 12 तक, ग्रेजुएशन तक आप कंपटीटर नहीं थे, आप सभी पैरेलल तैयारी कर रहे थे, अपने अपने मार्क्स के लिए कर रहे थे। अब आप एक कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हैं, क्वालिफाई एग्जाम के लिए जा रहे हैं, वहां से आपको सेलेक्ट होना है। तो अब आपको भीड़ में से निकलना पड़ेगा। तो तैयारी करने वाले बच्चे उस भीड़ में से कैसे निकल पाए, उनके लिए ये सेशन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारी इन क्लासों से जुड़े हैं, और मेरी आपसे ये विनती रहेगी कि आप इन क्लासों को आप उन बच्चों तक पहुंचाएं जो आप ही की तरह नीडी है, जो पहली बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। उन्हें भय है, डर है कि मेरा एग्जाम कैसे जाएगा, एग्जाम हॉल में मैं क्या करूं, अभी मेरे पास 4-5 दिन है तो अभी मैं क्या करूं, या बीएसटीसी वाले अभी हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किन किन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। ये सारे प्रश्न जिन बच्चों के दिमाग में, उन बच्चों की हेल्प करने की जिम्मेदारी प्यारे विद्यार्थियों आपकी है जो सुन रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आपको ये सेशन यदि अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन स्टूडेंटों तक जरूर भेजें जो आपके साथी हैं। तो जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जा रहे हैं, ये एक मैच अपॉर्चुनिटी है, परीक्षा। मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। ये जो कंपटीशन एग्जाम है, इनमें सबसे बड़ी बाधा होती भय। चाहे आप पीटीटी में बैठ रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर में बैठ रहे हैं, चाहे आप आईएएस में बैठ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, ये सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। प्यारे विद्यार्थियों, भय नहीं रखना है। मैं यहीं से सेशन शुरू करता हूं। डर नहीं रखना है, क्योंकि डर आपके मस्तिष्क की उन तंत्रियों को कमजोर कर देगा
जो आपकी शीटिंग पावर को बढ़ाती है, जो आपके मेंटल पावर को बढ़ाती है, जो आपके हेल्थ पावर को बढ़ाती है। और भय यदि बाहर चला जाएगा तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। आप लोगों सर ये जाएगा कैसे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कैसे जाएगा। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली आपको उस मंजिल तक ले जाएगी। इसलिए आप भय को खत्म कीजिए। अब भय किस बात का है? भय इस बात का है कि मैंने सीनियर पास करने के बाद, इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो सीयूईटी के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं। भय तुम्हें इस बात का है कि मुझे पीटीटी में या सीयूईटी में सेलेक्ट होना है, मैंने 1 महीना तैयारी की है या मैंने 2 महीने तैयारी की है, मेरे माता पिता ने बहुत उम्मीद रखी है, मेरे मित्र ने बहुत उम्मीद रखी है, मेरे सगे संबंधियों ने बहुत उम्मीद रखी है, मैं उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया या नहीं उतर पाई तो मेरा क्या होगा? ये भय है। अब आप इसको एक दूसरे एंगल से सोचिए। आप एक उस स्टूडेंट से कंपैरिजन कीजिए जिसने 8 साल तैयारी करने के बाद भी वो सफलता से एक कदम पीछे रह गया। उसके साथ क्या गुजरी होगी? क्या उनके साथ वो परिस्थितियां लागू नहीं हो सकती? परिवारजन की, माता पिता की, मित्रों की, कैरियर की रही तो होगी। आप ये सोचिए, वो 8 साल से तैयारी कर रहा है, मैं 1 महीने से तैयारी करके आ रहा हूं या आ रही हूं, तो मैं असफल हो गया या मैं सफलता से 2 कदम दूर रह गया तो कोई बात नहीं, मैं और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। जब ये आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा ना, तब आपका भय हल्का हल्का कम होने लगेगा। कई बार प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि बच्चा फ्रेश पहली बार कंपटीशन एग्जाम में जल्दी निकलने का चांस रहता है, और यदि 2 या 3 एग्जाम वो मिस कर देता है ना, उसके बाद उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप कहते हैं यार फलाने का बच्चा पहले ही एग्जाम में नीट फाइट कर गया या लेक्चर बन गया। वो क्यों होता है पता है? क्योंकि पहले एग्जाम में उस बच्चे की एक मेंटलिटी सेट होती है, यार मैं तो पहली बार हूं, मुझे किस बात का डर है। कोई 4 बार से तैयारी कर रहा है, कोई 3 अटेम्प्ट खो चुका है, कोई 4 अटेम्प्ट खो चुका है, मैं तो पहली बार तैयारी कर रहा हूं, इसलिए होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इसलिए वो भय मुक्त होकर के एग्जाम हॉल में जाता है, और जो भय मुक्त होकर के तैयारी करता है ना, उसका मेंटल पावर भी मजबूत रहता है, और उसका जो बॉडी लैंग्वेज रहेगा एग्जाम हॉल में वो भी शानदार रहेगा। पेपर बढ़िया जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको भय खत्म करने का यही काम करना है कि मुझे अभी बहुत सारे अवसर और मिलेंगे, मैं अगले अवसर में देखूंगा, तो ये तो यहीं से खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली ये एक ही कारण होता है, ये यहीं से खत्म हो जाएगा। दूसरा, अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं, किन्हीं भी एग्जाम की कर रहे हैं, आपने अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ा होगा। जिनके एग्जाम नजदीक है वो तो पूरा सिलेबस पढ़ नहीं सकते, जिनका एग्जाम दूर है पहले अपने सिलेबस का रिव्यू आप जरूर कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, केवल यही नहीं, आप आगे जाओगे और भी तो एग्जाम आपको देना है। किसी भी एग्जाम को यदि फाइट करना है तो सबसे पहले उस एग्जाम का मूलभूत फंडा होता है सिलेबस। उसका सिलेबस का रीडिंग होना बहुत जरूरी है। एक बार नहीं, 10 बार रीडिंग होना चाहिए। आपको स्पष्टली पता होना चाहिए कि मेरे इस एग्जाम में क्या क्या चीज आने वाली है। जिसने सिलेबस रीडिंग कर लिया है इन एग्जामों के लिए, उसने आधी सफलता तो हासिल कर ली है। अब जिनका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, अभी आप पहली बार एग्जाम बैठ रहे हैं, तो यहां आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। घबराना नहीं है। इस समय आप बहुत लंबी लंबी चीजें, जैसे 4 दिन तक आपने कुछ पढ़ाई नहीं है, पहली बार कुछ चीज पढ़ रहे हैं, तो वो हल होने के कम चांस रहते हैं। इस समय अगले 2-3 दिन तक ठंडे मन से, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम में शामिल हो रहे हो इसलिए कह रहा हूं, आप ठंडे मन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें, 2 विकल्पीय क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें। वहां से आप अपनी गलतियां पकड़े। जैसे मॉडल पेपर आते हैं उनको हल करें और उनमें आपकी गलतियां करें। हाँ देखो, आपके नॉलेज में यदि गलती है, यदि
आप नॉलेज की वजह से मुझे सर ये याद ही नहीं था, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप जब रीड करोगे आगे लंबा पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है, जैसे आपने पढ़ने में, नए बच्चे पढ़ने में गलती करते हैं या नई में गलती करते हैं। हिंदी में पूछा शुद्ध है, आप अशुद्ध की बात करते हैं। पूछा पर्यायवाची है, आप है वो विलोम शब्द की बात कर देते हैं या पढ़ लेते हैं। ऐसे जो टेक्निकल मिस्टेक होती है वो एमसीक्यूज हल करने से आ जाएगी। ये तो एमसीक्यूज की बात होगी। उसके बाद एक चीज में एग्जाम की बात बता दूं, एग्जाम हॉल में हमें क्या करना है, क्योंकि आपको कोई लंबी बात करनी नहीं है, आपको तो केवल अभी तैयारी और एग्जाम कैसे देना है, और आपको कौन कौन सा जो आपके पेपर के 4 पार्ट होते हैं उस पार्ट में आपको किस पार्ट की तरफ क्या ध्यान देना है, ये शॉर्ट में मैं बता दूंगा। हालांकि सीयूईटी का पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं पीटीईटी के लिए इस समय में बताऊंगा। एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, कई बार आप तो पहली बार जब एग्जाम में जा रहे हैं तो एग्जाम से आधा घंटा पहले भी फटाफट क्वेश्चन पलट रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये कारगर होगा। ये उनके लिए कारगर होगा जो बहुत डीप लंबी तैयारी करके आए हैं और किसी बहुत बड़े एग्जाम के लिए वो बैठ रहे हैं। उसके लिए हो सकता है कोई करंट का इश्यूज आ जाए, वो अलग मैटर है। आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले पूर्ण रूप से फ्री होकर के जाइए और इस मानसिकता के साथ जाइए कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, सिलेक्शन मेरा 100% होगा। दूसरी मानसिकता ये है कि बाई द वे मैं सफलता से एक कदम दूर भी रह जाता हूं तो और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, सीईटी आएगी, उसके अंदर चले जाएंगे। ग्रेजुएशन की हुई है तो दूसरी कोई भर्तियां आएगी, उसमें चले जाएंगे, नहीं तो अगले साल और प्रयास करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, पीटीईटी के अंदर सीरियस जो तैयारी करने वाला बच्चा वो पीछे रहता ही नहीं है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें हैं। हो जाएगा, बेशक हो जाएगा। तो आप तो एक मेंटल फ्री होकर के एग्जाम हॉल में जाइए। उसके बाद एग्जाम हॉल के अंदर जो आपके 4 पेपर है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में मेंटल एबिलिटी का चैप्टर उठा लेते हैं। जहां तक मेरा सोचना है, मेरा व्यू है, आपको जो आपके 4 पार्ट है उनमें से सबसे पहले आपको वही पार्ट करना है जिस पर आपकी स्ट्रांगनेस है, आपकी पकड़ मजबूत है। और मजबूत पकड़ या तो आपकी लैंग्वेज में हो सकती है या आपकी जीके के अंदर या जीएस के अंदर हो सकती है। जो सीनियर से बच्चे निकल करके आ रहे हैं उसकी लैंग्वेजेस के अंदर अच्छी पकड़ हो सकती है, हिंदी वाले में, क्योंकि जीके बहुत लंबा चौड़ा है। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका तो एक अलग ही तरीके का मैटर है, आपको पता होगा। उसमें नेगेटिव का, सॉरी प्रश्न गलत का तो कोई इश्यू ही नहीं है। अलग अलग अंक डिवाइड होते हैं, 3, 2 एंड 1, 0। तो उसमें मैक्सिमम जो हमारी पॉसिबिलिटी रहती है कि भाई 0 नंबर तो नहीं मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। तो उसमें हमेशा ये होता है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको सबको अपना सिलेबस ध्यान है तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है ये तो जानकारी होनी चाहिए। एक सेक्शन अभिरुचि करके आपका एक चैप्टर है, उसमें 50 एक प्रश्न आएंगे। उसमें प्रश्न ये होगा कि जैसे कोई प्रश्न के 4 विकल्प होंगे तो उनमें से एक विकल्प है उसका 0 अंक मिलेगा, यानी वो आपका गलत होगा। बाकी वाले 3 में से आप आंसर देते हो तो उसकी पैराइटी निर्धारित होती है कि यदि कोई एक्स उत्तर आएगा तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, वाई आएगा तो आपको 2 मिलेंगे, और जेड आएगा तो आपको 1 मिलेंगे, और टी आ गया तो आपको 0 मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि 0 वाले के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आपको हमेशा प्रश्न पढ़ने के बाद ये प्रूफ रीडिंग करना है कि कुछ उत्तर जो नेगेटिव आपको दिख रहे हैं, नकारात्मक जो उत्तर दिख रहे हैं, जिसमें नहीं का भाव है या वो उसको गलत मान रहा है या मार्ग से हटकर के वो उत्तर आ रहा है, उस उत्तर को आपको छोड़ देना है। बाकी वाले 3 में से आपको हल करना है। तो वहां आपका जो मेंटल पावर है वो मजबूत हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है आपको इन 4 में से वो पार्ट सबसे पहले करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग है। कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पहले कर लेना है। उसके बाद आपको अगला करना है। आपको भी सर इससे क्या होगा, देखो कई बार हम मेंटल एबिलिटी पहले करते हैं, मेंटल एबिलिटी के अंदर हम उलझ जाते हैं तो दिमाग गर्म हो जाता है। और आपको पता है कि जब मस्तिष्क गर्म हो जाएगा उसके बाद वो अपना काम कम करेगा, इसलिए मस्तिष्क को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। आप एग्जाम हॉल में पानी की बोतल साथ ले जा सकते हैं,
आप थोड़े थोड़े समय के बाद आप पानी पिए, आपका मस्तिष्क जितना शांत रहेगा उतना तेज गति से वो चलेगा। तो आप पहले वो पार्ट आप कीजिए जो आपका स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद आपके अन्य पार्ट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, मेंटल एबिलिटी को आपने लास्ट में करना है, और वो जो पहले वाले हैं उनको थोड़ा फास्टली कर देना है। ओएमआर भरते समय भी आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सारा है वो पेपर पूरा कर देते हैं और उसके बाद ओएमआर लेकर के बैठते हैं, 15 मिनट रहती है, 15 मिनट में आप अपनी ओएमआर नहीं कर सकते। इसलिए बेस्ट सजेशन तो मैं ये कहता हूं कि जैसे आपने एक चैप्टर पूरा किया, आप उसकी ओएमआर भर दीजिए, उसके बाद दूसरा चैप्टर किया, उसकी ओएमआर भर दीजिए। तो टाइम